सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने शिवसेना बनाम शिवसेना, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो, इस पर हम सबको याद होगा कि खूब बवाल चला था। शिवसेना के नाम से उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्ता दिखाते हुए कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया था, जबकि शिवसेना के अंदर के बहुत सारे लोग आइडियोलॉजिकल बेसिस पर नाराज थे। ये भी हम सबको मालूम है कि उस समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे। उद्धव ठाकरे ने वो गठबंधन तोड़कर, यानी कि गठबंधन से चुनाव हुआ था, उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़कर इधर सरकार बना ली थी। तब से कुछ ना कुछ गलत चल ही रहा था। पहली बार विवाद तब शुरू हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताऊं उससे पहले थोड़े फैक्ट बताने होते हैं। पहली बार विवाद तब शुरू हुआ जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था। एमएलसी चुनाव में शिंदे ग्रुप ने उद्धव ठाकरे की व्हिप के अगेंस्ट में वोट दे दिया, यानी कि एमएलसी दूसरे चुन लिए गए, या एमएलसी के चुनाव में वो बात पूरी हूबहू नहीं मानी गई जो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप चाहता था। तो उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पार्टी के अपने आप को सुप्रीमो कहा करते थे। बाद में स्पीकर ने, जो डिप्टी स्पीकर वहाँ बैठे हुए थे, डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 10वीं अनुसूची में इनको नोटिस कर दिया। जब इनको नोटिस किया गया तो उसी समय उसके बाद शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर जो बैठे हुए थे उनके रिमूवल का नोटिस दे दिया। ये चलने लगा कि भाई आप गलत कर रहे हो। फिर शिंदे ग्रुप, जब टोन फोर्स ज़्यादा बढ़ी तो शिंदे ग्रुप अपने विधायकों को लेकर कहीं दूसरी जगह चले गए। जब शिंदे जी अपने विधायकों को लेकर दूसरी जगह चले गए तो फिर उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे, क्योंकि मेजोरिटी पूरी नहीं थी। बाद में हम सबको मालूम है कि ठाकरे ग्रुप ने व्हिप जारी कर दी और जो विधायक चले गए थे उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन की कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयारी कर दी, उन पर नोटिस कर दिए। उनकी सुनवाई के लिए जो तारीख रखी गई थी उस तारीख पे वो विधायक आ नहीं पाए। सरकार उनकी थी तो उनका मानना था ये विधायक आ जाएंगे तो मार मुर के इनको बराबर कर लेंगे, लेकिन वो विधायक आए नहीं। इसी बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में उस समय वेकेशनल बेंच बैठी हुई थी। उस वेकेशनल बेंच ने टाइम दे दिया कि भाई आप नोटिस का जवाब देने के लिए आपको समय दिया जाता है। समय देने की जब बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, उसी समय गवर्नर ने उद्धव ठाकरे गुट को अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कह दिया कि आप अपने सदन में मेजोरिटी प्रूफ करिए, क्योंकि बीजेपी वाले उधर एक्टिव हो गए थे और बीजेपी वालों ने उनसे ये कहना शुरू कर दिया कि साहब इनके पास मेजोरिटी नहीं है। गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के टाइम एक्सटेंशन के बाद गवर्नर ने जैसे ही उद्धव ठाकरे को मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कहा तो उद्धव ठाकरे ग्रुप फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया और ये कहा कि साहब गवर्नर को राइट नहीं है कि वो मेजोरिटी प्रूफ करवा दे। फिर ये भी हुआ कि जो मेजोरिटी प्रूफ होगी डिप्टी स्पीकर, चूंकि डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दे रखा है तो ये भी बात आई कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद ही पहले से नोटिस है कि उनका रिमूवल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय ये कहा कि नहीं, मेजोरिटी प्रूफ होनी चाहिए, मामला आगे बढ़ना चाहिए। इसी दौरान उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। बीजेपी के पास मेजोरिटी थी और शिंदे ग्रुप का जो बीजेपी भी मार्जिन पर खड़ी थी, लेकिन शिंदे गुट के हटने के बाद शिवसेना पैदल हो चुकी थी, तो इन्होंने उस पर इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद गवर्नर ने शिंदे को इनवाइट कर लिया, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया। तो शिंदे ने जब क्लेम किया तो गवर्नर ने उनको शपथ दिलवा दी। शपथ दिलवाने के बाद उनको मेजोरिटी प्रूफ करने की बात कर दी। मेजोरिटी प्रूफ होने तक वो डिप्टी गवर्नर को हटा दिया गया, डिप्टी स्पीकर को हटा दिया गया और नया स्पीकर अपॉइंट हो गया। नए स्पीकर ने जो शिवसेना का विप प्रमुख था या थे उनको हटा दिया, पार्टी ऑफ लीडर हटा दिए। तो पार्टी ऑफ लीडर अब शिंदे ग्रुप के लीडर्स हो गए और विप प्रमुख भी शिंदे गुट हो गया। उन्होंने विप जारी करी। विप जारी करने के बाद जो उद्धव ग्रुप है, उद्धव ग्रुप के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन जारी हो गया। तो ये इतना विवाद चला। सुप्रीम कोर्ट में अब जो विवाद फंसा, चूंकि सरकार तो बनी गई थी, स्पीकर भी बदल ही चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच बैठी। 3 जजों की बेंच ने नवाम रबिया के जजमेंट, जो कि आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश का जजमेंट था, और उस समय नवाम तुकी और कालिको पुल, ये कलिको पुल सत्ता में नवाम तुकी हट गए थे, कलिको पुल सत्ता में बैठ गए थे। कलिको पुल
के खिलाफ यही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। कलिको पुल की सरकार 10 महीने पुरानी इसी तरह से चली हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कलिको पुल को ही वो नवाम तुकी को वहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, जो कि हट चुके थे, जिनके पास मेजोरिटी नहीं थी। उसमें भी यही बात आई थी कि जब डिप्टी स्पीकर के या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो और उसको नोटिस जारी कर दिया गया हो तो उस नोटिस के दौरान उसको डिस्क्वालिफिकेशन का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है 10 शेड्यूल का। इसलिए उसके द्वारा जो भी नवाम तो ये कलिको पुल की सरकार बनाई गई और डिस्क्वालिफिकेशन पहले वालों पर लागू किया तो वो लागू ही नहीं होता और इसलिए सरकार वहीं पर पहुंचाई जाती है जहां पर ये सब प्रकरण चालू हुआ था। आपको याद होगा कि कलिको पुल ने उसमें आत्महत्या कर ली थी क्योंकि मामला वो सेम सुप्रीम कोर्ट आया था। 5 जजों की बेंच ऑनरेबल जस्टिस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ बैठी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग था। तो उन्होंने जब कलिको पुल ने आत्महत्या की तो आत्महत्या करते समय उसने एक सुसाइड नोट बनाया था। उस सुसाइड नोट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि हमसे ऐसे नेगोशिएट करना चाहते थे कुछ लोग जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट बदलवा देंगे। उनकी आत्महत्या के बाद वो लेटर जब मिला या सुसाइड नोट मिला था वो सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजों की बेंच में उसको भेज दिया था। कलिको पुल की वाइफ उस मामले में ये चाहती थी कि इंडिपेंडेंट सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हम ही सुनवाई करेंगे। तो उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया था और उन्होंने कहा था कि हमको सुप्रीम कोर्ट पर बहुत विश्वास नहीं है। लेकिन नवाम तुकी का जो नवाम राबिया का मामला था वो डिसाइड हो गया था। नवाम राबिया से डिसाइड हो गया था, मतलब स्पीकर जिस समय उसके खिलाफ नोटिस जारी हो उसके बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला नहीं सुन सकता है। अब ये मामला फिर इस उद्धव ठाकरे वाले मामले में फिर 3 जजों की बेंच में पड़ा। 3 जजों की बेंच ने उसमें ये कहा कि जो 5 जजों की बेंच का डिसीजन है 3-2 से जो डिसीजन हुआ था उससे हम डिफर करते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को फिर से इसको भेजते हैं। चीफ जस्टिस ये तय करें कि इसमें नवाब राबिया लागू होगा कि नहीं होगा। NV रमना साहब उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने 5 जजों की बेंच बना दी। 5 जजों की बेंच ने वो होते होते सुनवाई ये होगा वो होगा सब सारे पक्ष अपने रहते रहे। फिर 5 जजों की बेंच में जब मामला भेजा गया, 3 जजों की बेंच से 5 जजों की बेंच में जब मामला भेजा गया तो 5 जजों की बेंच अब सुनवाई कर रही। अब 5 जजों की बेंच के सामने ये सवाल है कि नवाम राबिया का मामला यहाँ लागू होता है नहीं होता है और नवाम राबिया का मामला ठीक है या नहीं है, क्योंकि केवल नोटिस जारी करने से, जैसे ये आर्गूमेंट है कि क्रिमिनल किसी ने किसी के खिलाफ FIR कर दी, क्या FIR केवल करने से कोई क्रिमिनल हो जाता है या फिर कोर्ट में मुकदमा चलने से कोई क्रिमिनल हो जाता है, क्या कोर्ट के नोटिस इशू होने से कोई क्रिमिनल हो जाता है क्या। तो हम ये कहते हैं कि जब तक सज़ा ना हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति जो जिसके खिलाफ ये चल रहा है उसको हम अभियुक्त कहते हैं, उसको हम क्रिमिनल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसको हम इनोसेंट मानते हैं कि जब तक डिसाइड ना हो जाए। यही सेम बात यहाँ पर है कि कोई एक पार्टी नोटिस दे देती है कि हमको डिप्टी स्पीकर हटाना है। डिप्टी स्पीकर हटाने के नोटिस मात्र से क्या डिप्टी स्पीकर डिस्क्वालीफाई हो जाता है? नवाब राबिया तो ऐसे ही कह रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कपिल सिब्बल ग्रुप है वो ये कहता है कि नवाब राबिया को करेक्ट यहाँ पर करना चाहिए। शिंदे ग्रुप ये कहता है कि उसका रेफरेंस ही यहाँ पर लागू नहीं होता। तो फिर 5 जजों की बेंच सिर्फ इस बात पर सुनवाई कर रही थी कि पिछला जो 5 जजों की बेंच का जजमेंट है वो जजमेंट यहाँ पर लागू होता है या नहीं होता है, या उस जजमेंट में करेक्शन की आवश्यकता है कि नहीं है, उसको 7 जजों की बेंच भेजा जाना चाहिए क्या, क्योंकि वो भी पिछला वाला ऑर्डर 3-2 का है। तो 7 जजों की बेंच में भेजने के लिए पिछले 3 दिन से सुनवाई चल रही थी और अभी सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था। अभी मैं कह रहा हूँ कि उद्धव के उसकी चर्चा ही नहीं हो रही, मतलब उद्धव ठाकरे ग्रुप या शिंदे ग्रुप का जो आपस का केस है कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, इस पर चर्चा ही नहीं है। चर्चा इस बात की हो रही थी कि नवाब राबिया का जजमेंट यहाँ सही करेक्ट है या फिर 7 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 3 दिन सुनवाई करने के बाद आज उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि नहीं साहब, नवाब राबिया का जो जजमेंट है उस जजमेंट में शिंदे ग्रुप के पूरे फैक्ट सुनने के बाद जब तक हम मेरिट पर उसको नहीं सुनेंगे तब तक हम ये तय नहीं कर सकते कि उक्त मामला 7 जजों की बेंच भेजा जाए कि ना भेजा जाए। मेरा इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि केवल 5 जजों की बेंच का जो जजमेंट था नवाब राबिया का, वो जजमेंट ही चूंकि रिव्यू हो रहा था तो फिर वो जजमेंट सही है या गलत है ये यहीं पर तय हो जाना था। लेकिन उसमें समस्या ये फंसेगी कि अगर नवाब राबिया का जजमेंट गलत साबित हो गया, यानी कि 7 जजों की बेंच की रेफरेंस के लिए भेज दिया गया कि भाई हम इससे सहमत नहीं हैं,
तो फिर उस समय नवाब तुकी की जो सीटिंग थी, या नवाब तुकी जो बैठे हुए थे, नवाब तुकी को बिठा दिया गया था 10 महीने के बाद, जबकि मेजोरिटी उस समय कलिकोपुल के पास थी। तो नवाब तुकी का बैठना क्या सही था, ये सवाल फंस जाएगा। तो फिर 5 जजों की बेंच के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए वो सही थे। तो यहाँ पर कोर्ट बीच में आ रहा है। अब क्या करें? नवाब रबिया को गलत भी नहीं कह सकता कोर्ट, क्योंकि नवाब रबिया को गलत कहने का मतलब है वो 5 जजों की बेंच पर जो सवाल खड़े होते हैं वो सवाल सही करना। और अगर उनको गलत कर देता है कि भाई ये नवाब रबिया का जजमेंट सही है, तो फिर जो पॉइंट रेज किए थे 3 जजों की बेंच ने, उन पॉइंटों में समस्या आ जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि सारी सुनवाई करने के बाद उनको ये लगा, जहाँ तक ये जो आज का ऑर्डर है, उस ऑर्डर से एक बात तो कंफर्म होती है कि 5 जजों की बेंच के जजमेंट में उनको कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया, उनको कोई उसमें डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। उनको दिखाई दिया कि भाई ठीक है, उन फैक्टों में, उन रेफरेंसेस में वो रेफरेंस ठीक था। लेकिन क्या वो उद्धव ठाकरे के ऊपर लागू होगा उद्धव वर्सेस शिंदे में? इसके लिए उद्धव वर्सेस शिंदे की वो मेरिट पर सुनवाई मंगलवार से शुरू करेंगे, और उसके बाद ये तय करेंगे कि मामला 7 जजों की बेंच भेजा जाए ना भेजा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुबह आते ही ये बात अपनी रख दी, और अब उसको प्रॉपर लिस्टिंग कर दी गई है। 21 तारीख से उसकी सुनवाई होगी, और वो 5 जजों की बेंच अब उद्धव बनाम शिंदे के फैक्ट देखेगी। उन फैक्टों के बाद जो अभी 3 दिन की बहस हुई है, इन दोनों से मिलाएगी। मिलाने के बाद ये तय करेगी कि 5 जजों की बेंच भेजा जाना है या फिर मामला पूरा हो चुका है। मुझे लगता है कि आज की सुनवाई से प्रमा फसाई कोर्ट इस बात से एग्री हो गया है। प्रमा फसाई मैं कह रहा हूँ, भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं, कोर्ट ने भी कहा फाइनल डिसीजन नहीं। प्रमा फसाई ये वो इस बात से सहमत है कि नवाब रबिया का जो जजमेंट है, वो जजमेंट प्रमा फसाई ठीक लग रहा है। उसको डिफर करना है या बदलना है कि नहीं बदलना है, ये तो पूरे फैक्ट शिंदे ग्रुप के और उद्धव ठाकरे के सुनने के बाद ही तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।